Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss next novel, that is To the Lighthouse, written by Virginia Woolf. Virginia Woolf was a novel writer, novelist of 20th century basically. You know that 19th और 20th century जो है वो मॉडर्न फिक्शन का दौर उसको माना जाता है. मॉडर्न फिक्शन मीन्स के नॉवल के अंदर जिस तरह ड्रामास के अंदर चेंजेस आई थी, जैसे क्लासिकल थे और उसके बाद फिर मॉडर्न ड्रामास लिखे जाने लगे, सेम लाइक दैट पहले जो था वो नॉवेल्स जो थे वो मॉरल्स के ऊपर बेसिकली बेस करते थे, कैरेक्टर्स की कैरेक्टराइजेशंस के ऊपर बेस करते थे, उनके अंदर थीम होते थे, कंटिन्यूटी सीक्वेंस मौजूद होता था. लेकिन मॉडर्न नॉवेल्स जो है ज़्यादातर इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, इसलिए इनको मॉडर्न फिक्शन का नाम दिया गया क्योंकि इसमें एक नई टेक्निक को राइटर्स ने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, जो कि है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक. जैसे हम जेम्स जॉयस का नॉवल पढ़ चुके हैं, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, तो वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है, क्योंकि वहाँ पे हमने इनर एनालिसिस किया था करैक्टर का, इसलिए हमने वहाँ डिस्कस किया था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है. लेकिन इस नॉवल के हवाले से एक हाईलाइट बात ये है कि यहाँ हमने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्कस करना है एज अ टेक्निक, कि उसने ये टेक्निक क्यों यूज़ की है और इस टेक्निक को किस तरह से वो यूटिलाइज करती है. मतलब ये एज अ टेक्निक अगर हम इसे देखें तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक इस्तेमाल की है राइटर ने या नॉवलिस्ट ने. तो टू द लाइट हाउस जो है बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ की एक इसकी स्पेशलिटी तो ये है इसके नॉवेल्स की कि ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक का यूज़ करती है और उसने उस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक के यूज़ को पीक तक पहुंचाया था, ठीक है, अपनी राइटिंग्स में. अब जब ये टू द लाइट हाउस उसने नॉवल लिखा और भी जो इसने नॉवेल्स अपने लिखे हैं उसके अंदर ये तब की बात है जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी. 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई है और आई थिंक 1917 और 18 में वो वाइंड अप हुई है. तो जब वर्ल्ड वॉर 1 इसमें भी आप नॉवल के अंदर भी ये चीज़ देखोगे कि वॉर के क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं और क्या इफेक्ट्स उसके पड़ रहे हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर, उसने उस सिचुएशंस को भी इसके अंदर रखा है. तो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई उसके बाद उससे पहले पोइट्स या राइटर्स इतना उभर के बाहर नहीं आए थे, इतनी वो राइटिंग्स नहीं करते थे या अपनी राइटिंग्स पे फोकस नहीं करते थे. लेकिन वर्ल्ड वॉर्स जब हुई हैं तो उसके बाद पोइट्स ने भी बहुत हद तक काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, लिटरेचर की फील्ड में और दूसरे नॉवलिस्ट वगैरह ने भी. तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एक और इसके कैरेक्टर के हवाले से वर्जीनिया वुल्फ के हवाले से बात ये है कि स्पोर्टिव थी ये, मतलब इसकी जो लाइफ थी थ्रू आउट द लाइफ इसकी बहुत अच्छी रही है, मतलब अपने हस्बैंड के साथ भी इसकी लाइफ अच्छी रही है. लेकिन एक अहम बात यह है कि शी कमिटेड सुसाइड. अब बहुत से इश्यूज उठते हैं कि उसने सुसाइड क्यों की थी, तो उसका आंसर सिंपली ये है कि उसने सुसाइड बेसिकली अपने माइंड में आ जाने वाले ख़ास किस्म के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड बेसिकली की थी. क्योंकि हम अक्सर ये तो सुनते ही हैं ना लिटरेचर को पढ़ के कि एक राइटर कैसे बनता है जब वो अपने उसके माइंड के अंदर बहुत सी सोचें या अमेलगमेशन उसके अंदर एक अजीब सी पैदा हो जाए उसके माइंड के अंदर, तो उसकी वजह से. और इस चीज़ को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है एक राइटर के लिए. तो वर्जीनिया वुल्फ जब एक मतलब वो राइटिंग अपनी कर रही थी तो उसके माइंड में इस तरह से ख्यालात आना शुरू हो गए कि उसने वो अपने हस्बैंड से ही कहती है कि मैं आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, ठीक है. तो जिसके बाद उसने फिर मतलब सुसाइड कर ली थी. यूँ कह लो कि उसके माइंड का बैलेंस जो था वो बरकरार नहीं रह सका, ठीक है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया. तो अब इसके हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. टू द लाइट हाउस बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, सम बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज मिस्टर रैमसे, मिसेस रैमसे, जेम्स रैमसे, लिली ब्रिस्को, चार्ल्स टेंसले, विलियम बैंक्स, पॉल रेले, मिंटा डोले, एंड्रयू रैमसे, अच्छा ये प्रू है आ रहा है यहाँ पे, प्रू
और अदर्स भी इसमें कैरेक्टर्स हैं, मतलब एज अ गेस्ट, लेकिन दे आर नॉट सच इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. एंड खारमिखल. फर्स्ट ऑफ ऑल इस नॉवल को, इसकी स्टोरी बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये एनालाइजेशन दे दूँगी. आपने ये पॉइंट अपने जहन में रखना है कि दिस नॉवल इज़ सिम्बॉलिक, हाईली सिम्बॉलिक नॉवल है. ठीक है, हर चीज़ जो है वो कोई ना कोई सिंबल रिप्रेजेंट कर रही है. तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर रैमसे जो है, मिस्टर रैमसे ही इज़ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही इज़ बेसिकली ही इज़ अ फिलोसफर है, लेकिन इसके अंदर एक एहसास कमतरी का ये शिकार है. ये हमेशा से ये फील करता है कि मुझे सिंपैथी गेन होती रहे, ये सिंपैथी गेन करना चाहता है, स्पेशली लिली ब्रिस्को की और अपनी जो इसकी मिसेज है, मिसेज रैमसे की. हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स का शिकार रहता है ये कि मुझे सिंपैथी गेन होती रहे. और एक बेसिक इसके कैरेक्टर के अंदर ये कॉम्प्लेक्स है कि एज अ फिलोसफर या एज अ एडमायरर ये चीज़ को, ये अपने अंदर ये महसूस करता है कि ये कभी भी दुनिया में प्रोमिनेंट नहीं हो सकता. हालांकि ये बहुत अच्छा फिलोसफर है, बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा काम करने वाला है, एज अ साइंटिस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये हमेशा से ये फील करता है कि फ्यूचर में ये लोगों के दरमियान में अच्छा याद नहीं इसको रखा जाएगा. और इस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आके, और एक बेसिक इसकी क्वालिटी है इस करेक्टर की कि ही ऑलवेज बिलीव्स ऑन रियलिटी व्हाट ही सीइंग. यानी जो कुछ भी ये देख रहा है, या जो कुछ भी सराउंडिंग्स में हो रहा है, ही ओनली बिलीव्स ऑन दैट थिंग्स. ठीक है, ये एज्यूम्स नहीं बनाना चाहता, आइडियलिज्म के ये अगेंस्ट है. ये इस तरह का कैरेक्टर है. अब एज कम्पेयर टू मिस्टर रैमसे, मिसेज रैमसे का जो कैरेक्टर है वो इसके कॉन्ट्रेरी है. ठीक है, ये थोड़ा सा, और ये हमेशा से ये फील करता है कि इसकी जो मिसेज हैं वो इसे एडमायरेशन देती रहे, इसे इंस्पायरेशन देती रहे, और इसे ये साथ दिलाती रहे कि हाँ नहीं, तुम कुछ कर सकते हो, तुम बन सकते हो. यानी कि यूँ आप समझ लो कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं एक दूसरे को समझते तो हैं, लेकिन एक दूसरे से खिंचाव का एहसास इनके अंदर बरकरार रहता है. एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन फेस टू फेस उसका एक्सप्रेस नहीं उसको कर पाते. नेक्स्ट देखिए मिसेज रैमसे. मिसेज रैमसे जो है, शी इज़ अ ट्रूली वाइफ. शी इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड डोमेस्टिक वुमेन. शी इज़ डोमेस्टिक वुमेन है और हॉस्पिटेबल है. शी इज़ एक्चुअली हॉस्पिटेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है ये. मेहमान नवाजी में ये कोई कमी नहीं छोड़ती है. और एक बेसिक इसके करैक्टर के अंदर, एज कॉन्ट्रेरी टू हर हस्बैंड, शी इज़ आइडियलिस्ट वुमेन. आइडियाज़ पे बिलीव रखती है और एज्यूम्स बनाने पे ये बिलीव रखती है, यानी कि शी इज़ होपफुल, ऑलवेज शी वांट टू होपफुल फॉर एनीथिंग. होपफुल रहना चाहती है, यानी कल क्या होगा इसके बारे में वो हमेशा सिर्फ होप ही बनाती है और पॉजिटिविटी ही रखती है अपने ज़हन के अंदर, पॉजिटिव एज्यूम्स ही बनाना चाहती है. और हाँ, अब ये अंदर से फ्रॉम इनर साइड इसको इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि उसका हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छा फिलोसफर, बहुत अच्छा काम कर सकता है, दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रेज भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ का इजहार नहीं करती अपने हस्बैंड से, या उससे मतलब मोहब्बत जताती नहीं है बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो थोड़ा सा इन दोनों के अंदर एक कंट्रास्ट मौजूद है. बेसिक तो राइटर ने बेसिकली इन दोनों कैरेक्टर्स के ज़रिए से ये बताना चाहा है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा फेवर दोगे, आप रियलिटी को फेवर दोगे या आप आइडियलिज्म को फेवर दोगे. ठीक है, या आप होप पे, व्हाट इज़ होप, हमने पढ़ा था ना इसमें भी कि होप क्या है, एक फॉल्स आइडिया है, एक फॉल्स है जो कि जिस पे हम ट्रस्ट करके चलते हैं. तो ये हमेशा ये आइडियलिज्म पे बिलीव रखती है. और ये अब वो यही दिखाना चाहती है राइटर कि आप आइडियलिज्म के साथ जीना चाहते हो या आप रियलिज्म के साथ जीना चाहते हो. ठीक है, अब नेक्स्ट देखें. ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये जो नेक्स्ट हमने 5 to 6 कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में आते हैं. नेक्स्ट है, और हाँ वन थिंग मोर, मिसेज रैमसे जो है, ही इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल.
सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी कि सॉरी शी इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इसके एक्शंस के अकॉर्डिंग ही दूसरे कैरेक्टर्स जो है ना इस पर रिलाई करते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है जेम्स रैमसे। जेम्स रैमसे जो है ही इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ मिसेस रैमसे एंड मिस्टर रैमसे। इनके काफ़ी सारे बच्चे हैं, तकरीबन 7 to 8 किड्स हैं इनके। अब इसमें सबसे छोटा जेम्स रैमसे है और इसी को ज़्यादा फोकस भी किया गया है नॉवल के अंदर। जेम्स रैमसे जब नॉवल स्टार्ट होता है तो ही वाज ओनली 8 years old, ठीक है, 8 years old है ये। लेकिन जब नॉवल का दूसरा हिस्सा स्टार्ट होता है तो वो यंग हो चुका होता है, ठीक है, और उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। तो इसको दिखाया है, ये अपनी मदर से बहुत ज़्यादा लव करता है, केयर शो करता है, लेकिन अपने बाप से ये नफ़रत करता है। अब कॉन्शियसली वो नफ़रत नहीं करता, अनकॉन्शियसली नफ़रत करता है, यानी उसका वो जो कुछ भी करना चाहता है या जो कुछ भी सोचता है उसकी मदर उसे हमेशा केयर देती है और उसकी फेवर करती है, क्योंकि वो भी नियर अबाउट अपनी मदर जैसा ही मिजाज रखता है, होप पे बिलीव रखता है और आइडियाज पे बिलीव रखता है। लेकिन जो उसका फादर है वो हमेशा उस बात को आके टोक देता है जो वो करना चाहता है, तो इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत का इजहार कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज़ लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को इज़ अ फीमेल, नियर अबाउट 30 अबव है ये इसकी एज जो है, और बट शी इज़ अ पेंटर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये भी कहा जा सकता है कि शी इज़ द माउथ पीस ऑफ द नॉवेलिस्ट ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। लिली ब्रिस्को का जो कैरेक्टर है वो दिखाया गया है कि शी इज़ गोइंग टू पेंटिंग समथिंग, शी इज़ गोइंग टू पेंट द स्केच ऑफ मिसेस रैमसे। एक्चुअली मिसेस रैमसे का वो स्केच बना रही है, पूरे नॉवल के अंदर ये दिखाया गया है, लेकिन वो अपनी पेंटिंग को पूरे नॉवल के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाती है, लेकिन एट द एंड वो उसको लास्ट फिनिशिंग देती है अपनी पेंटिंग को और फिर कंप्लीट कर लेती है अपनी पेंटिंग। अब एक दूसरा जो करैक्टर है ये चार्ल्स टेंसले, वो इसको क्रिटिसाइज करता है हमेशा, और वो ये कहना चाहता है, वो ये कहता है लिली ब्रिस्को जब भी पेंटिंग करते हुए उसको देखता है तो कहता है कि वुमेन कांट डू एनीथिंग, वुमेन कांट राइट, वुमेन कांट पेंट, ठीक है, उसको अब्यूज़ करता है, उसको क्रिटिसाइज करना चाहता है। नेक्स्ट और हाँ शी इज़, हाँ वो मैं भी बताती हूँ। लिली ब्रिस्को जो है शी इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द मिसेस रैमसे। मिसेस रैमसे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ये, ठीक है, इसलिए उसकी पेंटिंग भी ये बना रही है, और मतलब कि उसको एक सेंट्रल कैरेक्टर भी इसलिए रखा गया है ना, यानी कि उसको एक पूरा वो अथॉरिटेटिव वुमेन की तरह मानती है लिली ब्रिस्को। नेक्स्ट वन इज चार्ल्स टेंसले। चार्ल्स टेंसले ही इज़ नियर अबाउट 60 years old है ये बंदा, एंड ही इज़ द ट्यूटर स्टूडेंट ऑफ मिस्टर रैमसे। मिस्टर रैमसे का ये स्टूडेंट है, फिलोसफी का ये स्टूडेंट है मिस्टर रैमसे का, और अक्सर औकात के मिस्टर रैमसे और चार्ल्स टेंसले जो हैं ये गॉसिप्स करते रहते हैं फिलोसफी के ऊपर और रियलिटी के ऊपर, और ज़्यादातर इनको वॉक करते हुए दिखाया गया है कि ये वॉक कर रहे हैं और गॉसिप्स के मूड में रहते हैं। और चार्ल्स टेंसले जो है ये इसको, क्योंकि ये एक ही घर में हैं सारे, ठीक है, 40 years old है, हाँ 60, तो ये नियर अबाउट ये इसको मतलब जब भी लिली ब्रिस्को को देखता है तो ये इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी पेंटिंग को भी पूरा नहीं कर पाती। एंड ही इज़ ऑल्सो एथिस्ट। एथिस्ट मीन्स नन बिलीवर है ये, ठीक है। विलियम बैंक्स एथिस्ट के AIETH, हाँ एक सेकंड में देख, हाँ नहीं ATHIEST, IEST।
नेक्स्ट वन इज विलियम बैंक्स। विलियम बैंक्स जो है मिस्टर रैमसे का ट्यूटर नहीं, स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, वो मेरे मिस्टर रैमसे का कहना होगा ट्यूटर। इसीलिए तो पूछेंगे ट्यूटर किसका है। ओह सॉरी, स्टूडेंट ऑफ मिस्टर रैमसे है ये तो फिर मिस्टर रैमसे 16 साल का। नहीं इक्वल ले सकते हो तकरीबन इनको, लेकिन वही बात है कि लिटरेरी वर्ड के अंदर वो एजेस का तो रखते ही नहीं वैल्यू। अच्छा, विलियम बैंक्स जो है ही इज़ द क्लोज फ्रेंड ऑफ लिली ब्रिस्को। विलियम बैंक्स जो है ये इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ लिली ब्रिस्को है, और लिली ब्रिस्को जो है वो काफ़ी हद तक इससे अपनी हर हवाले से, अपनी लाइफ के हवाले से और अपनी नेचर के हवाले से इससे शेयरेंस करती है इसके साथ, विलियम बैंक्स के साथ। लेकिन लिली ब्रिस्को का ऐसा मिजाज है कि शी डोंट वांट टू गेट मैरिड, शादी नहीं वो करना चाहती है, शी वांट टू बी सिंगल वुमन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पॉल रेले। यहाँ तक जो हमने अभी कैरेक्टर्स पढ़े हैं दे आर इम्पोर्टेंट वन। पॉल रेले एंड मिंटा डोले, ये एज अ गेस्ट इनके घर में रह रहे हैं, और ये दोनों जो है ये कपल है, ये दोनों शादी कर लेते हैं, पॉल रेले एंड मिंटा डोले, इसकी वजह से, मिसेस रैमसे के कहने की वजह से। क्योंकि मिसेस रैमसे का एक करैक्टर का इसका एक एज ये भी है कि ये हमेशा जो है, बेशक लाइफ में कितनी भी मिसडीज हों, जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन ये हमेशा इस बात पे फोकस करती है कि हैप्पीनेस किस तरह से गेन की जाए, और ये हमेशा से ये ढूंढती रहती है। हाँ, यानी कि ये कपल्स बनाती रहती है कि किसको किससे शादी करनी चाहिए, ये सोचती है, और अपना जो है ना आर्ग्यूमेंट इस हवाले से देती रहती है। तो पॉल रेले और मिंटा डोले को भी यही कन्विंस करती है कि आप शादी मतलब कर लेनी चाहिए। हाँ, एज अ गेस्ट इस घर में आए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज एंड्रू रैमसे। एंड्रू रैमसे जो है ये भी सन ऑफ मिस्टर रैमसे, मिसेस रैमसे है, लेकिन इसका नॉवल के अंदर ये प्रेजेंट किया गया है कि ये मर चुका है वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई थी। अब वर्ल्ड वॉर 1 का भी इसमें जिक्र दिखाया है राइटर ने, रैमसे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर में सन लेकिन इसकी डेथ हो चुकी है वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसके बाद है प्रू जो है शी इज़ ऑल्सो द डॉटर ऑफ मिस्टर रैमसे, मिसेस रैमसे, और इसकी भी डेथ हो चुकी है चाइल्ड बर्थ प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि अब ये भी एक इशू रखा गया वर्ल्ड वॉर का कि उसमें मतलब ख़वातीन भी इस तरह से तबाह हो रही थी, चाइल्ड बर्थ उसका होने वाला था, तो उसकी डेथ हो चुकी थी। इसके अलावा और भी अदर गेस्ट भी इसके अंदर मौजूद हैं, मतलब वो आते हैं और विज़िट करते हैं। ठीक है, ये दिखाया है। उसके बाद है ये है खारमिखल जो है ही इज़ अ पोइट है। अब खारमिखल का करैक्टर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि करैक्टर्स जो हैं, वर्ल्ड वॉर जब 1 हुई थी, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, उसके बाद पोइट्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, पोइट्स ने स्पेशली, तो इसको दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा ईगर हो के एज अ पोइट अब काम करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, ये थे मतलब करैक्टर्स। अब नॉवल के हवाले से हम इसका थोड़ा सा समिंग अप इसका मैं दे देती हूँ। टू द लाइट हाउस, बेसिकली दिस नॉवल जो है इसको ये पोएट है ना। और क्या करते हैं? शी वर्क्स और हाँ, इसका एक करैक्टर का ये पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा जब भी ये घर में आता है तो ये हर वक्त इसने बहुत ज़्यादा वाइन पी होती है, और फीम स्पेशली ये बहुत ज़्यादा लेता है, खारमिखल, और फीम बहुत ज़्यादा ये लेता है हर वक्त ना। तो मतलब इस तरह का इसका करैक्टर दिखाया हुआ है। अच्छा, अब टू द लाइट हाउस जो है, दिस नॉवल इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में राइटर ने इसको डिवाइड कर दिया है।
फर्स्ट पार्ट जो है वो है विंडो एंड सेकंड पार्ट इज टाइम पासेस एंड थर्ड वन इज टू द लाइट हाउस. To the lighthouse. So this novel is divided into three parts. First part is called window, second part is time passes, and third part is to the lighthouse. नेक्स्ट, अब जैसे ही नोवेल स्टार्ट होता है, जो ही नोवेल स्टार्ट होता है, तो मिसेस रैमसे, हु इज मिसेस रैमसे? शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल. मिसेस रैमसे जो है वो मिसेस रैमसे जो है वो खिड़की में बैठी हुई है, ठीक है, विंडो में वो बैठी हुई है, ठीक है. फर्स्ट पार्ट क्योंकि विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो विंडो है घर की, वहाँ पे वो बैठी हुई है. अब वो घर कहाँ पे है? बेसिकली ये सारी की सारी जो फैमिली है, ये समर वेकेशंस जब आती हैं तो एक ट्रिप का एहतमाम करती हैं, ठीक है, कि हम आइलैंड में जाएंगे. अब आइलैंड में एक जगह है, आइजली स्काई उसका नाम है, ठीक है. आइजली स्काई जो है, मतलब आइलैंड के ऊपर एक जगह है, उसका नाम है आइजली स्काई. वहाँ पे ये जब समर वेकेशंस आती हैं तो ये पूरी फैमिली जो है ये प्रोग्राम बनाती है कि हम वहाँ आइजली स्काई जाएं और वहाँ अपनी समर वेकेशंस जो हैं वो ज्वाइन कर, एक दूसरे को ज्वाइन करें, गैदरिंग करने के लिए ना, इंजॉयमेंट के लिए. अब ये जो आइजली स्काई है, यहाँ पे घर बना हुआ है और उसके अंदर जो एक स्पेशली एक विंडो है, ठीक है, उस विंडो के साथ ही हमेशा बैठती है मिसेस रैमसे. अब आइजली स्काई जो घर है, अब ये आइलैंड है सपोज, ठीक है, यहाँ पे अगर वो ये घर है ऊंचा सारा, ठीक है. अब उस घर के अंदर अगर आप खड़े होकर देखो तो सामने जो है ना एक लाइट हाउस नजर आता है. लाइट हाउस, हाँ, आपके घर के मतलब सामने इमेजिन कर लेते हैं. हाँ, जैसे ये आइलैंड है, ठीक है. अब इस आइलैंड के आगे सारा समंदर है, सी है, ठीक है. जो लाइट हाउस होता है ना वो समंदर के अंदर लगाया जाता है बेसिकली. जैसे मैं आपको इसकी अच्छा मैं बुक वापस करूँगी, आपको दिखाऊँ मैं इसकी पिक्चर अगर, तो लाइट हाउस का मतलब बेसिक मीनिंग. हाँ, मैं वही बताने लगी. ये समंदर जो है ना, जैसे ये समंदर है तो समंदर के अंदर एक, जिसे कहना चाहिए कि एक एज अ सिंबल उसको खड़ा कर दिया जाता है. जिस तरह, हाँ, जैसे मस्जिद का मीनार नहीं होता, इस तरह समझ लो कि लाइट हाउस जो है ना वो एक मीनार की तरह है. ये अच्छा, हाँ, एक मीनार की तरह होता है, ठीक है, वाइट कलर का ज़्यादातर ये होता है. हाँ, अब उसको जो इस तरह ऊंचा मीनार की तरह खड़ा कर देते हैं और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, उसका गुंबद वाला हिस्सा, उसके ऊपर वो लाइट्स लगा देते हैं, ठीक है. उसकी लाइट जो है वो फिर दूर दूर तक पड़ती हैं. अब उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ ये होता है कि नीचे जो है ना, उस जगह के नीचे कुछ मतलब कि कुछ ढलवान है या पत्थर वगैरह, कोई पथरीली चीज़ है. उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई जहाज़ आ रहा है, शिप आ रहा है दूर से, तो उसको पता चल जाए कि यहाँ से नहीं गुजरना, ठीक है, यहाँ से गुजरेंगे तो मतलब क्रैश हो जाएगा शिप. तो वो शिप्स जो है वो अपनी जगह बदल लेते हैं. अच्छा, मेन पर्पस भी वो नीचे वाला स्टोन बताना है कि यहाँ पे मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिससे मतलब डिस्ट्रक्शन होती है, शिप जो है. हाँ, तो फिर वो अपना लाइट साइन बनाया है. हाँ, बिल्कुल, लाइट साइन, इसलिए उसको लाइट हाउस का नाम दे दिया गया ना, एज अ सिग्नल उसको दिखाया गया. अब उसकी जो रेज हैं वो फिर दूर दूर तक पड़ती, ताकि रात के अंधेरे में भी शिप को जो है वो पता चल जाए. तो ये इसका पर्पज़ है. अब ये इस नॉवल में ये दिखाया गया कि अगर यहाँ पे लाइट हाउस लगा हुआ है तो उसके इर्द गिर्द समंदर है और वहाँ से दूर जाके कुछ फासले पे इधर आइलैंड है और उस आइलैंड पे वो घर मौजूद है जहाँ पे ये सारी फैमिली जो है वो समर वेकेशन गुजारने के लिए गई है. अब उसकी विंडो से उसके घर के मतलब जो अंदर लोकेशन है वहाँ से वो लाइट हाउस की जो रेज है ना उस घर के अंदर तक आती हैं, ठीक है. तो अब सिचुएशन ये है कि मिस्टर रैमसे जो है, अब एज अ सिंबॉलिक हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा स्टोरी को डिस्कस कर लेते हैं. मिसेस रैमसे जो है वो बैठी हुई है विंडो के पास,
ठीक है, और वो मतलब बाहर का व्यू कर रही है, और उसका जो बेटा है जेम्स रैमसे, वो कुछ उसे मैगजीन्स में से तस्वीरें काटने का बहुत शौकीन है वो, ठीक है, सोल्जर्स वगैरह की वो तस्वीरें काट रहा है। तो ये चीज़ शो कर रही है कि मतलब कि वॉर वगैरह जो है वो आने वाली है या हो चुकी है, इस चीज़ को शॉर्ट कर रही है। तो वो तस्वीरें काट रहा है, तो उसका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा ईगर हो के अपनी मदर से कहता है कि कल हम लाइट हाउस देखने के लिए जाएंगे, ठीक है, बोर्ड पे बैठ के ना। तो उसकी मदर जो है वो कहती है, और साथ ही लिली ब्रिस्को भी वहाँ पे मौजूद है जो कि पेंटिंग बना रही है, और वो उसी तरह से मिसेस रैमसे के सामने बैठी हुई है। तो वो उसको मतलब उसका स्केच बनाना चाहती है, कोशिश कर रही है उसका स्केच बनाने की। अब जेम्स जो है वो मैगजीन का, हाँ उनकी हाँ एज अ फैमिली मेम्बर हम उसको ले सकते हैं। अब वो हाँ, अब ये जो है ये सारी फैमिली और मुख्तलिफ जो गेस्ट हैं वो उनको कलेक्ट इसलिए करते हैं कि हम मतलब गैदरिंग कर सकें। वैसे ये सारी फैमिली जो है ये अलग से रहती है, इंग्लैंड में रहती है, होम इनका इंग्लैंड में है, लेकिन समर वेकेशन गुजारने के लिए वो यहाँ पे आते हैं आइसलैंड स्काई में। तो मिसेस रैमसे जो है वो अपने बेटे से कहती है कि हाँ हम ज़रूर जाएंगे। हाँ आयरलैंड, वो जिस आइलैंड पे मतलब वो हाउस है ना जहाँ पे वो ठहरे हुए हैं उसका नाम है आइसलैंड स्काई। तो मिसेस रैमसे बैठी हुई है, तो वो जेम्स से कहती है कि हाँ हम जाएंगे कल ना तो लाइट हाउस को देखने के लिए। तो उसका फादर आता है मिस्टर रैमसे से कहता है कि नहीं कल वेदर जो है वो अच्छा नहीं होगा, मौसम बहुत ख़राब हो जाएगा, तो हम नहीं कल जा पाएंगे। अब जेम्स जो है वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो अपनी जो कटिंग है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है और गुस्सा शॉर्ट करना शुरू कर देता है। तो मिसेस रैमसे जो है वो कहती है कि नहीं, वो मिस्टर रैमसे को से कहती है कि नहीं कल वेदर अच्छा ही होगा, वेदर इज़ फाइन, ठीक है, वो ये नहीं कहती कि वेदर विल बी फाइन, ठीक है, क्योंकि वो उसी चीज़ पे फोकस करना चाहती है कि होप है, ठीक है, होपफुल उसे दिखाया गया ना, वो रियलिटी को नहीं देखना चाहती कि अभी क्या है, ठीक है, वो बस ये कहती है कि होप इज़ एवरीथिंग, वो कहती है कि नहीं कल मौसम अच्छा ही होगा। तो मिस्टर रैमसे जो है इस बात पे काफ़ी चिढ़ जाता है, एजिटेशन फील करता है, वो कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि मौसम अच्छा ख़राब नहीं होगा। तो वो कहती है कि नहीं कल मौसम जो है ना वो तब्दील हो जाएगा, अभी मतलब ख़राब है लेकिन कल ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर रैमसे इस वजह से भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खिंचाव में रहता है कि वो मतलब उसके अगेंस्ट ही चलना चाहती है, वो रियलिटी को फेस ही नहीं करना चाहती। मिस्टर रैमसे की बस ये नेचर है कि जो हो रहा है ना बस वही सच है, उसी पे चलो, जो हो रहा है बस उसके मुताबिक आप चलो, आप एज्यूम ना बनाओ, ठीक है। लेकिन मिसेस रैमसे जो है वो ज़्यादातर एज्यूम पे ही फोकस करना चाहती है। होप मतलब एज्यूम ही है ना, फॉल्स रियलिटी है जिसको हम मतलब एज्यूम करके चलते हैं। होप का यही मतलब है ना कि फॉल्स इमेजिनेशन या किसी चीज़ को एज्यूम कर लेना कैसा हो जाएगा। तो लिली ब्रिस्को जो है वो अपनी पेंटिंग करने में मसरूफ़ है, और साथ ही फिर एंटर होता है चार्ल्स एंस्ले। जब एंटर होता है तो वो लिली ब्रिस्को को जो ही पेंटिंग करते हुए देखता है तो वो उस पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है कि वुमेन कांट डू एनीथिंग, वुमेन कांट पेंट एनीथिंग। अब जैसी वो उसको अब लिली ब्रिस्को की आदत है कि जैसी उसको कोई मतलब क्रिटिसाइज़ करे या अगर वो इजी फील ना कर रही हो तो फिर वो अपनी पेंटिंग को वहीं पे छोड़ देती है। शी कांट कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं इस चीज़ को फिर कर पाती। तो उसके बाद मिस्टर रैमसे जो है वो चैंसली के साथ वॉक पे निकल जाता है, और दोनों एक अच्छी गॉसिप्स करते हैं, फिलोसफी के ऊपर बात करते हैं, रियलिटी के ऊपर बात करते हैं। इस तरह से उनकी कन्वर्सेशन जो है वो जारी रहती है। अब ये अभी अगला दिन आना था, अभी अगला दिन आया नहीं था, लेकिन जैसे ही रात हुई है और जब सारे फैमिली जो है उन्होंने रात का डिनर किया अच्छे से, मतलब गैदरिंग की, और फिर सब सोने के लिए चले गए, तो मिस्टर रैमसे जब अपने रूम में जाता है, मिसेस रैमसे भी रूम में जाती है, तो वो दोनों जब सो जाते हैं तो उसके बाद जब अगली रात हुई है तो नोवेल का अगला हिस्सा आ गया, टाइम पासेस। अब इस दौरान में यानी ये विंडो का सीन था, ठीक है, विंडो का सीन अब ख़त्म हो गया।
अब जब अगली सुबह हुई है तो हमें पता चला है कि 10 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, 10 साल का अरसा गुजर चुका है। अब ये चीज़ शो कर रही है कि यहाँ पे उसने टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया, उसने सीक्वेंस नहीं बनाया किसी भी चीज़ में, नॉवेलिस्ट ने, ठीक है। 10 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है, टाइम पासेस। अब टाइम पासेस में क्या दिखाते हैं, टाइम पासेस में ये दिखाया जाता है कि अब सारी फैमिली जो है वो सही बात है 10 साल का अरसा गुजर गया और वो इंग्लैंड में इस वक्त अब वापस आ चुके हैं अपने घर में सारी फैमिली ना। तो जब वो वहाँ पे होते हैं तो ये दिखाते हैं कि जब मिस्टर रैमसे की आँख खुली है तो हमें पता चलता है कि 10 साल का अरसा जो है वो गुजर गया है और मिसेस रैमसे की डेथ हो चुकी है। मिसेस रैमसे जो है उसकी डेथ हो चुकी है और मिस्टर रैमसे जब उठता है और फिर दोबारा से वही समर वेकेशंस आ चुकी हैं और वो फिर सब तैयारी कर रहे हैं कि हम दोबारा आइसली स्काई जाएं, ठीक है। अब उस दौरान में लिली ब्रिस्को जो थी उसने जहाँ पे अपनी पेंटिंग छोड़ी थी वहीं पे वो छोड़ के चली गई थी, मतलब, और हाउस जो था वहाँ पे, अब वहाँ पे कोई मेड नहीं थी, मतलब सारा वैसे ही जो है वो जाले वगैरह वहाँ बन चुके थे, ठीक है। और जो वहाँ पे ग्रास था वो भी काफ़ी बढ़ चुका था, मतलब उसको अनटाइडी रखा हुआ था हर चीज़ को ना। तो फिर जब ये प्रोग्राम बनाते हैं तो लिली ब्रिस्को जो है वो अभी भी अनमैरिड ही है। अब ये सारी की सारी जो फैमिलीज़ हैं, जो इनके अदर मेंबर्स हैं, वो आते हैं दोबारा उस घर में विज़िट करने के लिए, दोबारा मतलब उसको फर्निश करवाते हैं, सारा कुछ रीअरेंज करते हैं। उसके बाद फिर वो जेम्स रैमसे जो है, अब उसका फादर जो है वो तब काफ़ी ईगर हो जाता है और उसका एटीट्यूड थोड़ा काफ़ी तब्दील हो चुका होता है। तो वो फिर अपने बेटे से कहता है कि हम जाएंगे ना, लाइट हाउस देखने के लिए जाएंगे। तो वो बोट निकालते हैं और भी इनके दो तीन बच्चे इनके साथ और भी मौजूद होते हैं। तो मिस्टर रैमसे और जेम्स रैमसे जो है वो उसको बोट भी काफ़ी अच्छी चलानी आती है। तो फिर उसका फादर उसकी तारीफ़ भी करता है कि मतलब तुम काफ़ी एक्सपर्ट हो इस चीज़ में ना। फिर वहाँ से इनका क्लैश थोड़ा सा रिजोल्व हो जाता है बाप बेटे का, और उनके अंदर फिर लव का एलिमेंट दिखाया गया कि वो दोबारा से उभरना शुरू हो जाता है। लिली ब्रिस्को जो है वो भी दोबारा से उस घर में फिर जाती है और वो अपनी लिली ब्रिस्को जो है वो दोबारा एंटर होती है घर में और फिर अपनी उसी पेंटिंग को देखती है और उसने उसको इनकम्प्लीट रखा हुआ था। फिर वो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सामने जब कुर्सी पे देखती है तो कुर्सी खाली होती है क्योंकि मिसेस रैमसे की तो मतलब डेथ हो चुकी है। तो फिर वो अपने बहुत से स्केच और बहुत से आइडियाज़ अपने जहन में लाने की कोशिश करती है कि मैं इस पिक्चर को किस तरह से फिनिशिंग दूँ। तो इसके साथ उसके माइंड में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। तो साथ ही फिर मिस्टर रैमसे जो है वो बहुत ज़्यादा ईगरली इस चीज़ को फील करता है कि लिली ब्रिस्को जो है वो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मिसेस रैमसे की तरह है, यानी उसके अंदर फिर एक रियलाइजेशन का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है कि मिसेस रैमसे जो थी वो बहुत मतलब कि स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और हर चीज़ की वो मैनेजमेंट रखती थी और उसके आइडियाज़ भी जो थे वो मतलब कि अच्छे थे। इस चीज़ को वो रियलाइज़ करता है। तो लिली ब्रिस्को जो है वो फिर इसको अपनी पेंटिंग को अपने ब्रशेज़ उठाती है और इसको फिनिशिंग टच दे देती है अपनी पेंटिंग को ना, यानी उसकी पेंटिंग जो है वो क्लियर हो जाती है, बन जाती है। और मिस्टर रैमसे और इसका बेटा और इसके जो 2-3 और थे साथ चिल्ड्रन थे वो पहुंच जाते हैं वहाँ पे ना टू द लाइट हाउस पे, वो वहाँ टू द लाइट हाउस पहुँच जाते हैं। और इस तरह ही नॉवल के तीसरे हिस्से में दिखाते हैं कि उनकी वहाँ पे वो दे हैव रीच्ड, ठीक है, टू द लाइट हाउस। और एंड यहाँ पे होता है लिली ब्रिस्को का। हाँ, टाइम पासेस में एक और बात बताना भूल गई थी, उसमें ये भी दिखाया जाता है कि इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 आ चुकी है, ठीक है, और पॉल रेले जो है, हाँ, ये इसकी डेथ हो चुकी है। नहीं, एंड्रू रैमसे जो है इसकी डेथ हो चुकी है वॉर के अंदर, और प्रू जो है वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये वॉर के एलिमेंट भी इसमें दिखा दिए जाते हैं टाइम पासेस में। और एट द एंड यहाँ पे होता है कि लिली ब्रिस्को जैसे ही अपनी पेंटिंग को माइंड अप करती है तो वो एक सेंटेंस बोलती है कि आई हैव हैड माई विजन, कि मैंने अपना विजन जो है वो पा लिया है।